हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का पेपर। ये सॉफ्ट जोन 2024 का पेपर है और ये सीरीज Z है। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं जो टाइमिंग है वो आपके पास 3 आवर्स का होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 70 होते हैं। 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो 2024 का जो पेपर आया हुआ था, यहाँ से आपको देखिए फिर से जो आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स फिर से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे सेक्शन ए में। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, उसमें आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। और बाकी आगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में आप ऑलरेडी जानते हैं, एज पर द लेटेस्ट जेके बोस सिलेबस आपके पास 10 यूनिट्स हैं। ओके, जो यूनिट जिसको हम यूनिट 0 कहेंगे अब, जो जिसमें आपका फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाला ये टॉपिक जो था उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। तो आपका जो पहला यूनिट है फिजिक्स का वो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से स्टार्ट होता है। तो इस तरह आपके पास 10 यूनिट्स हैं फॉर दीज 70 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव्स को। देखिए, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.1 इंटू 10⁻³ इज। 2.1 इंटू 10⁻³ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से आया हुआ है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, 10⁻³ वाले टर्म को हम देखेंगे नहीं, हम सिर्फ जो डेसिमल या जो नंबर है उसको हम देखते हैं। 2.1 में आपको दिख रहा है कि आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? A2। सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो आपके पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं ABCD ऑप्शन में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी 2 फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशन फार्मूला है, जो डायमेंशंस हैं, वो आइडेंटिकल नहीं है, डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। ओके, तो देखिए ए ऑप्शन को अगर आप चेक करते हैं तो आपके पास है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। आप ऑलरेडी जानते हैं एंगुलर मोमेंटम इज डिनोट बाई L विच इज इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R क्रॉस P होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। और इसी तरह जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो कहाँ से निकलता है? एनर्जी से, E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी वाला जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, E इज इक्वल टू h न्यू। तो वहाँ से आप h का वैल्यू निकाल सकते हो E/न्यू। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट्स और डायमेंशंस को चेक करेंगे, ये बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी देखिए, इम्पल्स एंड मोमेंटम। देखिए, इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम हम देखते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा P। आपने ये डिस्कस किया होगा इम्पल्स, जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन के अंदर, वहाँ पे आप इम्पल्स वाला टॉपिक भी पढ़ते हैं। तो जो इम्पल्स I इज इक्वल टू होता है वो होता है डेल्टा P, या इसको आप P2 माइनस P1 कहो, या इसको आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी डिफाइन करते हो, ठीक है। तो मतलब जो आपका इम्पल्स है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, एंड दूसरा क्वांटिटी इसने दिया है मोमेंटम। तो इसका मतलब इम्पल्स और मोमेंटम के जो डायमेंशन फॉर्मूले या यूनिट्स होंगे वो भी सेम ही होंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने बोला है डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। ऑप्शन सी देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr², ठीक है। mr² की फॉर्म में होता है, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो mr² की फॉर्म में होगा ही होगा वो। एंड टॉर्क होता है आपका टाउ वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, यानी टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F, जिसको हम रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क को हम रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² की फॉर्म में आ रहा है और टॉर्क आपका R क्रॉस F की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो
करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑब्जेक्टिव का कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क के डायमेंशन और यूनिट्स सेम नहीं होते, दे डोंट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। और डी ऑप्शन है आपका वर्क एंड टार्क। तो वर्क हो गया आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टार्क आपका आर क्रॉस एफ। ठीक है, वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब वर्क और टार्क जो है ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस और यूनिट्स इनके भी सेम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव नंबर 3। देखिए आपके पास रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू 2a sin ओमेगा टी cos k ओमेगा टी, डायमेंशंस ऑफ y अपॉन a आर डिफरेंट ऑफ दैट ऑफ। देखिए y अपॉन a जो है, y भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड वो भी आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एक यूनिटलेस आ जाएगा क्वांटिटी, y अपॉन a जो होगा डायमेंशनलेस होगा, यूनिटलेस होगा। इसका मतलब आपको चेक करना है इनमें से ऑप्शन जो है जो जिसका डायमेंशन फार्मूला यूनिटलेस नहीं आता है, क्योंकि इसने बोला है डिफरेंट देन दैट ऑफ। तो देखिए ओमेगा अपॉन के को आप कैसे निकालेंगे, ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई न्यू कर दीजिए एंड के आपका वेव नंबर जो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा कर दीजिए। तो इसको आप अगर थोड़ा सा रफ में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके पास आएगा वेलासिटी के डायमेंशन के बराबर। ये ओमेगा अपॉन के जो आता है ये किसके बराबर आएगा, वेलासिटी के डायमेंशन के बराबर। एंड इसका मतलब इसका डायमेंशन जो है वाई अपॉन ए से मैच नहीं कर रहा है। अगर आप बी सी डी को भी चेक करना चाहते हैं तो बी में आपके पास ओमेगा टी है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी फॉर द टाइम पीरियड। तो अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा डायमेंशन इनके। तो ये भी आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, ओमेगा टी हो गया। फिर जो डी ऑप्शन है आपका के एक्स, देखिए के आ गया वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट नीचे भी डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा डायमेंशंस के केस में। तो ये भी एक आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। और जो सी है ओमेगा टी आ गया डायमेंशनलेस, डिवाइडेड में के एक्स भी आ गया डायमेंशनलेस। तो ओमेगा टी अपॉन के एक्स इज आल्सो ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो बी सी डी ऑप्शन जो तीनों हैं ये क्या है, डायमेंशनलेस हैं, वाई अपॉन ए के इक्वल हैं इनके डायमेंशन। बट हमें बोला गया है कि y अपॉन ए से डिफरेंट चाहिए आपको। तो ओमेगा अपॉन के जो है इसके डायमेंशन हैं इस क्वांटिटी के, ओमेगा अपॉन के। तो इसका मतलब ये डिफरेंट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, थर्ड ऑब्जेक्टिव का आंसर आना था ओमेगा अपॉन के, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखिए, द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आपको याद होगा काइनेमेटिक्स से कि जो एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है एटी ग्राफ होता है, वो हमें क्या देता है, वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स के यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू बॉडीज हैव टू बॉडीज ऑफ सेम मास, मासेस सेम है दोनों बॉडीज के, हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट है। विच हैज़ मोर मोमेंटम, तो ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा। देखिए अगर मासेस सेम है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट है, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी, जिसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मासेस सेम दिए गए हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आपको मोमेंटम निकालना होगा इन दोनों का, तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो मास तो सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना फिर। तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, तो वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, इसका मतलब मोर काइनेटिक एनर्जी। द बॉडी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी विल हैव मोर मोमेंटम। तो ऑप्शन ए बॉडी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। आगे बढ़ते हैं, छठा ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इफ, तो एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहता है,
तो सिक्स्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट अप्लाइड। देखिए जो लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन के अंडर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो कब कंजर्व रहता है? व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो इस तरह अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो तब आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन बी, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट अप्लाइड, तो जब टॉर्क अप्लाइड नहीं होगा तब आपका बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 6 का जो आपका सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन बी करेक्ट है। सेवंथ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा, देखिए जो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, ठीक है, जहाँ पे आपको टी प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आता है कुछ, है ना, वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सेस, उसका क्यूब आता है कुछ, तो वहाँ पर तो पूरा बाकी जो टाइम पीरियड निकल के आता है किसी ऑर्बिट का किसी सैटेलाइट के लिए, तो वो उसमें आपका मास पे भी डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है, एंड मास पे डिपेंड, उसमें मास आता ही नहीं बॉडी का, तो जो वो डिपेंड करता है सेमी मेजर एक्सेस पे, टी प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है वो, अगर आप देखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ को। तो यहाँ पे इसने बोला है मास ऑफ द सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, बोथ मास एंड रेडियस ऑफ सैटेलाइट, नाइदर मास नॉर रेडियस। तो इसने ऊपर बोला क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे डिपेंड नहीं करता, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो सातवें ऑब्जेक्टिव का आंसर आना था ए, मास ऑफ द सैटेलाइट। जो बी है इसने बोला रेडियस, तो रेडियस पे डिपेंड करता है, बिकॉज एट ए टाइम सेमी मेजर एक्सेस जो है वो एक रेडियस का काम भी करता है। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे, एट्थ ऑब्जेक्टिव देखिए, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिक्विड। ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लिक्विड्स के ऊपर, ये बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है लिक्विड्स का कितना होता है, वो होता है 0। तो एट्थ ऑब्जेक्टिव है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, 0। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए लिक्विड इज 0। और सॉलिड्स के लिए जो होता है उनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, उनमें रिजिडिटी होती है, बट लिक्विड्स और गैसेस के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको 0 लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है नाइन्थ ऑब्जेक्टिव, देखिए द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए जो इंटरनल एनर्जी अब आइडियल गैस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ओनली। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच द RMS ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो इसने डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपके पास आना था कितना, 20 केल्विन आई थिंक, यस। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसने VRMS की बात की है ना, हाँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो किस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 47 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर होगा जब RMS वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो इक्वल होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर दिया है 47 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको VRMS का फॉर्मूला लेना है, आप ऑलरेडी जानते हैं, √3 kT/m होता है। ठीक है, तो √3 kT/m, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट पे एंडिंग पे PDF दे दूंगा, सारे सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो VRMS इक्वल टू √3 kT/m वाला फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, दोनों तरफ उनको इक्वल रखना आपको। ठीक है, तो
एक तरफ आपको टेम्परेचर निकालना है हाइड्रोजन वाले केस का, और दूसरा टेम्परेचर आपके पास 47 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें 273 आप ऐड कर दीजिए, और 3 kT/m, तो m जो आपका मोलर मास मालिक्यूलर मास बोल दीजिए। तो अगर आप हाइड्रोजन मालिक्यूल के ले रहे हैं तो मालिक्यूल की बात हो रही है, तो मतलब H+H यानी 1+1, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन मालिक्यूल के लिए 2 M2 आएगा, और ऑक्सीजन मालिक्यूल आएगा 32 16 + 16। ओके, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा टेम्परेचर T = 20 केल्विन। कितना आएगा? 20 केल्विन। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, सेक्शन बी को देखते हैं। तो देखिए सेक्शन बी जो है, स्टार्टिंग में एक छोटा सा ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट से आया हुआ है। द वैल्यू ऑफ स्टेफन्स कांस्टेंट इज, इसने ए दिया है स्टेफन्स कांस्टेंट को, इसको सिग्मा भी कहते हैं, कभी सिग्मा से भी नोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू 5.67 × 10⁻8 जूल पर सेकेंड पर केल्विन पावर 4 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको CGS सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, इसी वैल्यू को आप डायरेक्टली लेते और यहाँ से आपका कन्वर्जन जल्दी हो जाता। बहुत सिंपल सा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेकंड है टाइम का यूनिट, इस सेकंड को सेकंड ही रखना था, केल्विन को केल्विन ही रखना था, जूल्स को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना था, और मीटर्स को सेंटीमीटर्स में। तो बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफाइन फ्रिक्शन, स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्वेश्चन चढ़ता ही चढ़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाउ डज इट, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन के लास्ट टॉपिक से आया हुआ है। फिर उसके बाद 2 स्फीयर्स हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 स्फीयर्स हैविंग आइडेंटिकल मासेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 2 स्फीयर्स हैं आपके पास जिनके मासेस सेम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। वन ऑफ देम इज सॉलिड एंड अदर इज हॉलो। उनका आपको रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर टू दैट ऑफ हॉलो स्फीयर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद होने चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूले याद होने चाहिए। आई थिंक आपको हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उनको आप डिवाइड कर दीजिए। सॉलिड स्फीयर का आप हॉलो स्फीयर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको रेशियो ऑफ उनका रेडियस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, जो आपका सॉलिड स्फीयर का होता है वो 2/5 mr² होता है, और जो हॉलो स्फीयर का होता है वो होता है 2/3 mr²। तो वहाँ से डिवाइड करके आपको R1/2 करोगे तो ये आपके पास आएगा √5/√3। ठीक है, मैं PDF में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा इसके सोल्यूशंस। उसके बाद कैप्लर्स लॉज आए हुए थे, कोई भी 2 आपको डिफाइन करने थे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 डेफिनेशंस के। स्ट्रीमलाइन और ट्रबुलेंट फ्लो का डेफिनेशन देना था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म दिखाना था, स्टेट करना था। ठीक है, स्टेटमेंट देना था इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था साथ में। फिर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर एग्जाम में, हर ईयर। तो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वहाँ से कभी कभी। प्रेशर एग्जर्ट पे ये गैस आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। लास्ट यूनिट से क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेशन बतानी है, डिफरेंस दे देते 2-2 3-3। अब है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये। आपके पास फोर्स दिया हुआ 50 न्यूटन का, ये एक्ट कर रहा है एक पार्टिकल पे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट इट्स 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो 50 न्यूटन का फोर्स दिया है, एंगल 60 डिग्री दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपको बताना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी आपको एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 60 डिग्री का एंगल है तो आपके पास इसका मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल को आपको एफ कॉस थीटा देना है और वर्टिकल कंपोनेंट आपका एफ साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, साइन 60 और कॉस 60 करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स दिया हुआ है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 + x न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन x डायरेक्शन इन मीटर्स। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स
ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है, वहाँ से न्यूमेरिकल है। तो आपको इसको इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स करके, यानी आपको वर्क डन निकालना, तो W वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F फ्रॉम x1 टू x2 करना था। ठीक है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 + x और इनिशियल और फाइनल लिमिट दिए हैं 1 to 2। तो 2 + x जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेंड है, इसको इंटीग्रेट करना था 1 से 2 तक, तो आपके पास वर्क डन निकल के आता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सप्रेशन निकालना था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। कभी कभी ये सेंटर ऑफ मास और इसका पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन पूछता है, कभी कभी फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और उसका एक्सप्रेशन पूछता है, तो वो भी कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो एस्केप वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, वहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, जो g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ, इस बार उसके आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ रेडियस r फॉलिंग विद द वेलोसिटी v थ्रू ए विस्कस लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये विस्कोसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में देखा है मैंने फिजिक्स के क्लास 11th के। बर्नौलीज थ्योरम को डिफाइन करना था डिफरेंट फॉर्म्स में, इसका एक एक्सप्लेनेशन भी एप्लीकेशन भी बताना था, या कोई इसको एक्सप्लेन करना था, इसका एक एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन। बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म्स, इसका स्टेटमेंट बताओ और एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करो। फिर देखिए एक क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। रेट दिया, ये मतलब 100 वाट पर सेकेंड वो सप्लाई कर रहा है। रेट ऑफ सप्लाई ऑफ पावर दिया हुआ है हीटर का। इफ अ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जूल्स पर सेकेंड, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से क्वेश्चन है एंडिंग से, तो इसको आप सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ भी करके कर सकते थे। देखिए टोटल एनर्जी क्या होगा, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, तो इसने दिया है इसका जो पावर, रेट ऑफ पावर बोलेंगे इसको हम, ठीक है, 100 वाट पर सेकेंड, वो हो जाएगा 75 जूल्स पर सेकेंड प्लस इंटरनल एनर्जी पर सेकेंड। तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, मतलब पर सेकेंड कितनी होगी, तो 100 में से 75 निकाल दो तो वो 25 पर सेकेंड जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, मतलब पर सेकेंड से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, स्टेट लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी भी आता है, कभी कभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है। हाँ, इसके साथ ही दिया है इसमें, देखिए राइट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैस। तो खाली लिखना ही था आपको, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करना था, स्टेटमेंट बताना था, और साथ में आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखने थे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। कितने डिस्टेंस पे, मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो सकती है, इसको एक्सप्लेन करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हुआ तो उसके जस्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूरा कंप्लीट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टोटल एनर्जी वगैरह सब, तो उसका आप लास्ट से पता कर सकते हैं, या अगर आपने सिंपल पेंडुलम का भी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, वहाँ से भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो ये थे आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब लास्ट आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, और ये आप जानते हैं काइनेमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जिसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तो यहाँ भी इसने दिया हुआ है, डराइव v = u + at, s = ut + ½ at²,
वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, इनको आपको डराइव करना था। तो इसने ये नहीं बोला है कि इसको आप इंटीग्रेशन के मेथड से करो, यानी अलजेब्रिक मेथड से, या आप ग्राफिकल मेथड से करो, ठीक है। तो आप किसी मेथड से यहाँ पे ड्राइव कर सकते थे, लेकिन जो इस बार सिलेबस में उसने बताया, मैंने देखा सिलेबस फिजिक्स का 11th का, तो काइनेमेटिक्स के अंदर उसने बोला है ग्राफिकल ट्रीटमेंट से। तो इस बार आप ग्राफिकल भी तैयार करके रखना, ग्राफिकल ही अब सिलेबस में है। बट आप ये दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन मेथड भी था इनको ड्राइव करने का इक्वेशंस को, तो वो भी आप तैयार रखना। अगर उसने कोई बोला नहीं होगा, खाली बोला होगा कि वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो आप ग्राफिकल ट्रीट में यूज़ करो या आप यूज़ करो इंटीग्रेशन वाला मेथड, ठीक है। तो दोनों करेक्ट होगा। बट अगर उसने ग्राफिकल ही बोला तो फिर ग्राफ से ही करना है ये क्वेश्चन, ठीक। ग्राफिकल डायग्राम्स जो भी होता है ग्राफ से करके। या आपको करना था प्रोजेक्टाइल, डिफाइन प्रोजेक्टाइल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का आया हुआ है 5 मार्क्स का। इसका मतलब इस साल आने का चांस है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन से एक छोटा सा न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का, मुझे लग रहा है, ठीक है। या फिर वो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं, गारंटी नहीं है। और ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है यहाँ से तो निकलेगा ही निकलेगा आपका क्वेश्चन। आर में आपको हो सकता है वो कहीं लॉज ऑफ मोशन से डालेगा क्वेश्चन, ओके। और प्रोजेक्टाइल आप ये टॉपिक भी कर लेना, बड़ा क्वेश्चन है बट कर लीजिएगा। बट इसके आपको न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है इस बार न्यूमेरिकल डालेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी 5 मार्क्स का है, 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आया हुआ है और साथ में आपको एक एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। उसके एंडिंग पे एग्जाम्पल्स भी होते हैं, एप्लीकेशंस, वहाँ से कर लीजिएगा। या अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर ये तैयार है तो इसका आप एक्सप्रेशन कर दीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंप्लीट इसने दिया हुआ क्वेश्चन, ओके। कभी कभी ये प्रोग्रेसिव वेव का देता है एक्सप्रेशन, और कभी कभी यहाँ से आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का कैलकुलेशन भी आता है, तो वो भी कर लीजिएगा। देखिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इसने आर में दिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर, एंड ये सीरीज Z था, और ये सॉफ्टसून 2024 का पेपर था। तो इस बार थोड़ा अच्छा ये है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, 10 ऑब्जेक्टिव्स, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, और 5 मार्क्स के आपके पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे X या Y सीरीज़ में, यहाँ पे पोस्ट करूँगा, और उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। और इसके ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और न्यूमेरिकल्स, तो ये मैं आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मोस्टली जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ना, उसी तरह उसी रेंज के न्यूमेरिकल्स रिपीट होते हैं। अगर आप 2024, 2023, 2022, 21 3-4 साल के अच्छे से पेपर देखते हैं, तो वही न्यूमेरिकल आपका 21 का 23 में आएगा, 21 22 का 24 में रिपीट हो रहा है। तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स JK बॉस रिपीट करता ही करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स थोड़े आगे पीछे से हो सकते हैं, काफ़ी सिंपल ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।